29 साल की एक महिला 19 दिनों तक एक फ्रिज में बंद थी, वो भी 40 टुकड़ों में। जिस कमरे में फ्रिज रखा हुआ था उस कमरे के फर्श पर लाशों के टुकड़े बिखरे हुए थे। ये माहौल कुछ ऐसा था, पुलिस और फॉरेंसिक टीम को सरकारी मुर्दाघर के कर्मचारियों को बुलाना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह। आज की सच्ची घटना को मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही दिल दहलाने वाली है। बेंगलुरु के व्याली कमल इलाके की बात है। यह घटना है 21 सितंबर दोपहर 3:30 बजे की। इस बिल्डिंग पर 5 महीने पहले नेपाल की रहने वाली महालक्ष्मी एक नई किराएदार आई थी। वो वहाँ पर अकेली रहती थी। महालक्ष्मी को पड़ोसी भी नहीं जानते थे, क्योंकि वो सुबह ही 9:30 बजे अपने घर से निकल जाती थी और रात को 10 बजे लौटती थी। महालक्ष्मी की बहन और माँ भी इसी बेंगलुरु में रहती हैं। 2 सितंबर को महालक्ष्मी का फोन बंद हो जाता है। उसकी माँ और उसकी बहन लगातार उसे फोन करते हैं, लेकिन फोन उठता नहीं है। कुछ दिन बाद 20 सितंबर को बिल्डिंग में रहने वाले लोग बिल्डिंग के मालिक को शिकायत करते हैं कि जो नई किराएदार आई है, जिसका नाम महालक्ष्मी है, उसके घर से अजीब सी बदबू आ रही है। एग्रीमेंट के वक्त महालक्ष्मी ने बेंगलुरु में ही रहने वाली अपनी माँ और बहन का नंबर दिया था और उनका एड्रेस भी दिया था। तभी मकान मालिक महालक्ष्मी की माँ को फोन करता है और कहता है कि आप अपनी बेटी के घर पर आइए और आपकी बेटी के घर पर अजीब सी बदबू आ रही है। कुछ दिनों से महालक्ष्मी की माँ की बात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसका फोन बंद आ रहा था। तो ये सुनकर वो घबरा जाती है। महालक्ष्मी के घर की एक चाबी उसकी माँ के पास रहती थी। महालक्ष्मी की माँ तभी अपनी दूसरी बेटी के साथ महालक्ष्मी के घर पहुँचती है। मकान मालिक भी पहुँच जाता है। सारे पड़ोसी भी उसी वक्त वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सभी की मौजूदगी में घर का दरवाजा खोला जाता है। दरवाजा खुलते ही अंदर से बहुत तेज बदबू आती है। सभी पीछे हट जाते हैं। कुछ लोग हिम्मत करके अंदर जाते हैं। देखकर उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। फर्श पर हर तरफ खून ही खून पड़ा हुआ था और मांस के छोटे छोटे टुकड़े भी पड़े हुए थे और खून की एक सूखी लकीर कमरे में रखे एक फ्रिज तक जा रही थी। जैसे ही फ्रिज के पास लोग जाते हैं और उसका दरवाजा खोलते हैं, वैसे ही लोगों की चीख निकल जाती है और तभी सभी लोग वहां से उल्टे पैर भाग जाते हैं। उन लोगों ने जो कुछ भी फ्रिज के अंदर देखा था वो दिल दहलाने वाला था। मकान मालिक तभी समझ जाता है और पुलिस को तुरंत फोन करता है। मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। जब पुलिस कमरे में जाती है, इतनी तेज बदबू थी कि पुलिस भी उस कमरे में ज्यादा देर तक नहीं रुक पाती और पुलिस की टीम घबरा जाती है और बाहर निकल आती है। फिर डबल मास्क मंगाया जाता है और डबल मास्क लगा करके पुलिस अंदर जाती है। अंदर पहुंचते ही फ्रिज तो खुला हुआ पड़ा था, सब कुछ सामने ही दिख रहा था। पुलिस वालों की भी ये सब देखकर रूह कांप जाती है। फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में 2 पैर रखे हुए थे। बीच के खाने में शरीर के अलग अलग हिस्से और सबसे निचले वाले खाने में उस लड़की का, जिसका नाम महालक्ष्मी था, उसका सर रखा होता है। पुलिस की नजर कमरे के फर्श पर पड़ती है तो उनके पैर भी कांपने लगते हैं। सारे में खून ही खून हर जगह बिखरा हुआ था और मांस के टुकड़े न जाने अनगिनत कितने थे। फॉरेंसिक लाइंस ऑफिसर को बुलाया जाता है। ऑफिसर के लिए भी ये एक अजीब सा क्राइम था। ऐसे में सबूत बटोरना बहुत ही मुश्किल था। फॉरेंसिक ऑफिसर ने मुर्दा घर से स्टाफ को बुलाया और उन लाश के टुकड़ों को बटोरा गया। तभी अंदाजा लगाया कि इस लाश के टुकड़े कम से कम संख्या में 30 से 40 हैं। टुकड़ों में बंधी लाश को मुर्दा घर भेजा गया। फिर उसके बाद महालक्ष्मी के कमरे की तलाशी ली गई। बेड पर एक फोन पड़ा हुआ था। वो फोन महालक्ष्मी का ही था। कॉल चेक किए गए। आखिरी कॉल 2 सितंबर को ही की गई थी। इसी से बेंगलुरु पुलिस ने अंदाजा लगाया कि महालक्ष्मी का कत्ल 2 या 3 सितंबर को हुआ है। फिर पुलिस की तहकीकात शुरू होती है। सबसे पहले माँ से पूछा तो माँ कहती है कि 2019 तक पूरा परिवार नेपाल में ही रहता था। 2019 में महालक्ष्मी के एक हेमंत दास नाम के लड़के से शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों पति पत्नी नेपाल से बेंगलुरु पहुंचते हैं। बेंगलुरु में हेमंत को एक मोबाइल शॉप पर काम मिल जाता है
और महालक्ष्मी को एक ब्यूटी पार्लर शॉप में सेल्स टीम लीडर की नौकरी मिल गई थी। वे दोनों नीला मंगला इलाके में एक किराए पर मकान लेकर रहने लगे। 2023 तक सब कुछ ठीक चल रहा था। 2023 में दोनों पति पत्नी अलग हो गए और उनकी एक बेटी थी, वो हेमंत दास के पास रहती थी और महालक्ष्मी 5 महीने पहले ही व्याली कवल इलाके में कमरा किराए पर लेकर रह रही थी। अकेली ही रहती थी। 15 दिन में या 1 महीने में वो अपनी बेटी से मिलने हेमंत के घर जाती थी। सूत्रों से पता चला है कि महालक्ष्मी और हेमंत की दूरी की वजह किसी से लव ट्रायंगल था। हेमंत का शक था कि वो एक उत्तराखंड के एक हेयर ड्रेसर अशरफ और महालक्ष्मी के बीच अफेयर चल रहा है। इसी वजह से हेमंत और महालक्ष्मी के बीच झगड़ा होता था। इसी वजह से दोनों 9 महीने पहले अलग रहने लगे थे। महालक्ष्मी कुछ दिन तो अपनी माँ और बहन के पास रहती है और 5 महीने पहले अलग रहने लगती है। महालक्ष्मी पड़ोसियों से भी नहीं घुली मिली थी, उनसे कोई बातचीत नहीं होती थी। पड़ोसी बताते हैं कि एक अजनबी था जो कि महालक्ष्मी को कभी कभी छोड़ने आता था और कभी कभी लेने आता था, पर हम ये नहीं जानते कि वो कौन था। पुलिस ने हेमंत दास और अशरफ से लंबी पूछताछ की, लेकिन दोनों से कुछ नहीं निकला और उनकी कॉल डिटेल्स भी चेक की तो उसमें भी कुछ पता नहीं चला। आखिरकार कौन था वो अजनबी? तभी पुलिस को महालक्ष्मी के कॉल्स डिटेल्स में कुछ ऐसा नंबर मिला जिससे पुलिस को उस व्यक्ति पर तक गहरा जाता है। उसका नाम भी पुलिस को पता है और वो व्यक्ति महालक्ष्मी के कत्ल के बाद भुवनेश्वर के रास्ते पश्चिम बंगाल जा चुका है। पुलिस इसलिए अभी तक उसका नाम खुलासा नहीं करना चाहती ताकि वो व्यक्ति सतर्क न हो जाए। बेंगलुरु पुलिस कह रही है कि अगर एक बार वो शख्स हाथ लग जाए सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पुलिस को ये बात भी पता चली है कि 2 सितंबर से महालक्ष्मी के घर कोई नहीं आया। पड़ोसियों ने कोई भी ऐसी आवाज नहीं सुनी। बताया जाता है कि कत्ल से पहले महालक्ष्मी को कोई बेहोशी की दवा या नींद की दवा दी गई होगी, इसलिए घर से कोई आवाज नहीं आई। पुलिस कहती है कातिल ने कोई जल्दबाजी में कत्ल नहीं किया, बड़े ही आराम से और तसल्ली से लाश के टुकड़े किए हैं। बताया जाता है कि कत्ल के बाद वो व्यक्ति पूरी रात उसी घर में रहा है, लेकिन उसको किसी ने आते जाते नहीं देखा। पुलिस सीसीटीवी कैमरे आसपास के देख रही है, क्योंकि किसी न किसी में वो व्यक्ति कैद जरूर हुआ होगा। इसलिए पता चलेगा कि कब आया और कब गया। पुलिस को शायद सब पता है। उम्मीद है कि कातिल बहुत जल्द सामने होगा। धन्यवाद।